इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 171 से लेकर सेक्शन 180 तक, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। राइट टू मेक इम्प्रूवमेंट का मतलब है जो भूमि स्वामी है ज़मीन का, जिसे एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए रखा गया है, तो उस भूमि स्वामी के पास राइट है कि वो इम्प्रूवमेंट कर दे ताकि कल्टीवेशन अच्छे तरीके से हो सके। 172 में कहा गया है कि डाइवर्स किया जा सकता है, पर्पज़ को बदला जा सकता है, लैंड के पर्पज़ को। तो यहाँ 1 में बात की गई है अगर अर्बन एरिया में है वो ज़मीन, या फिर अर्बन एरिया की आउटर लिमिट्स के 5 किलोमीटर के अंदर है, या फिर किसी विलेज में है जिसकी 2000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, या किसी और एरिया में जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया, तो वो क्या कर सकते हैं। इस सेक्शन का यही मतलब है कि वो चेंज कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए वो ज़मीन थी उसे। 173 में सिंपली क्या कहा गया है कि रेलिंक्विश किया जा सकता है, जो राइट है ना भूमि स्वामी के, भूमि स्वामी उसे सरेंडर कर सकता है, रिज़ाइन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को वापस दे सकता है वो सारी चीज़ें, लेकिन वो फ्री ऑफ चार्ज होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, तहसीलदार को नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 30 दिन का नोटिस। सेक्शन 173 में नोट कर लें आपके 30 दिन का, कम से कम 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा तहसीलदार को। नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर शुरू होने से पहले कम से कम 30 दिन का नोटिस देना होगा। और जो वो वैलिड नहीं होगा वो पोर्शन उस ज़मीन का जो किसी चार्ज के या फिर किसी और लाइबिलिटी के अंडर आता है, तो उसे नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 174 है डिस्पोजल ऑफ रेलिंक्विश्ड सब डिवीज़न। जो रेलिंक्विश कर दी जाएगी ज़मीन 173 में, तो तहसीलदार के पास ये अथॉरिटी है कि किसी और भूमि स्वामी को वो ज़मीन दे सकता है। 175 में राइट टू वे टू रेलिंक्विश्ड लैंड। जो ज़मीन रेलिंक्विश कर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब एक तरीके से आप समझ लेंगे वापस दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, और उस ज़मीन में से कोई और रास्ता बनता है किसी थर्ड ज़मीन में जाने का, तो उस रास्ते को रोका नहीं जाएगा, वो बंदा इंटाइटल्ड है। और जो फ्यूचर होल्डर होगा उस ज़मीन का, उसको भी ये अधिकार होगा। सेक्शन 176 की अगर हम बात करें, अबेंडनमेंट ऑफ होल्डिंग। जो भूमि स्वामी है अगर वो 2 साल के लिए ज़मीन को कल्टीवेट नहीं करता है, खुद भी नहीं करता और किसी को भी नहीं करने देता, तो तहसीलदार, आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि सारी पावर्स लगभग तहसीलदार के पास हैं सेक्शन 171 से 180 तक। तो तहसीलदार क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा और पोजेशन ले लेगा उस ज़मीन का। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि तहसीलदार जिसने पोजेशन लिया है उस ज़मीन का, वो उसकी सारी मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेस पे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स क्लेम करने की मंजूरी देगा भूमि स्वामी को। मतलब भूमि स्वामी 3 साल तक तहसीलदार के पास क्लेम कर सकता है कि ये ज़मीन मेरी थी। फिर क्या कहा गया है कि इस 3 साल के बाद एक चीज़ और है इसमें कि वो 1 साल के लिए उसे दे भी सकता है। किस चीज़ पे, किराए पे, ठेके पे, जैसे भी आप समझना चाहें, तहसीलदार दे सकता है। 3 साल के लिए क्लेम होगा। उसके बाद भी कोई क्लेम नहीं होता या फिर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो तहसीलदार ऑर्डर दे देगा कि ज़मीन अब स्टेट गवर्नमेंट के नाम है। डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग 177, इसका क्या मतलब है कि जो भूमि स्वामी है जिसकी असेसमेंट हुई है ज़मीन की 59 सेक्शन में, तो वो मर जाता है, तो तहसीलदार क्या करेगा, पोजेशन ले लेगा। और वो जो मरा है भूमि स्वामी, उसके लीगल एज नहीं मिले हैं, मतलब उनका पता नहीं चल पाया, तो तहसीलदार पोजेशन में ले लेगा। अगर 3 साल तक तहसीलदार, जब पोजेशन लिया है तहसीलदार ने, कोई क्लेमेंट आ जाता है, तो इंक्वायरी के बाद क्या करेगा, पोजेशन दे देगा तहसीलदार या रिजेक्ट कर देगा क्लेम को। अगर 3 साल के अंदर कोई क्लेम नहीं किया तो तहसीलदार का ऑर्डर फाइनल मान लिया जाएगा। फाइनल इन द सेंस कि कोई अपील और रिवीजन नहीं लग सकती, लेकिन एक सिविल सूट दायर किया जा सकता है 1 साल तक। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। पहले 1 साल, 2 साल और 1 साल, मतलब जहाँ पे कोई भूमि स्वामी मर जाता है तो तहसीलदार पोजेशन लेके वो ज़मीन को लीज पे दे देगा 1 साल के लिए। उसके बाद क्या करेगा, 3 साल की अथॉरिटी है, मतलब क्लेम फाइल कर सकता है कोई। 3 साल में भी नहीं करता तो 1 साल में क्या कर सकता है वो बंदा, कोर्ट में केस कर सकता है उस चीज़ के लिए।
अब आ गया 78 पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। ये भी सिंपल है, तहसीलदार के पास है। और मतलब क्या है इसमें, पार्टीशन तहसीलदार करवा सकता है किसी भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो ज़मीन थी भूमि स्वामी की 59 में, उसका ऑर्डर दे सकता है। अगर तहसीलदार को पता चलता है कि कोई बंदा इस रिगार्डिंग कोई इशू है टाइटल वगैरह का, तो 3 महीने के लिए स्टे लगा देगा उसके ऑर्डर देने पे। तो फिर उसके बाद वो, ताकि कोर्ट में सिविल सूट हो सके। लेकिन अगर 3 महीने में कोई पार्टी फाइल नहीं करती सिविल सूट, तो क्या करेगा वो उसको डिसाइड करने की तरफ बढ़ेगा। पार्टीशन ऑफ लैंड इन लाइफ टाइम ऑफ भूमि स्वामी। जब भी भूमि स्वामी ये चाहेगा कि एग्रीकल्चरल लैंड है वो उसके बच्चों में मतलब पार्टीशन कर दिया जाए उसका, उसके जीते जी, तो वो तहसीलदार को अप्लाई कर सकता है और तहसीलदार उसे डिवाइड कर देगा। राइट्स टू ट्रीज इन होल्डिंग। अब यहाँ का आ गया कि 240 और 241 सेक्शन के तहत, जो सब्जेक्ट टू 240 एंड 241, जो भी ज़मीन पे ट्री होंगे, पेड़ हैं जो भी, वो भूमि स्वामी को बिलोंग करेंगे, भूमि स्वामी के होंगे वो। लेकिन जो इस कोड के लागू होने से पहले अगर वो किसी और के बंदे के फेवर में थे तो उसके भी रहेंगे, और तहसीलदार एक अमाउंट फिक्स कर देगा जो पे करने के बाद वो भूमि स्वामी के नाम हो जाएंगे पेड़। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ ट्रीज। जो भूमि स्वामी है वो ट्रीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक्सेप्ट द प्रोड्यूस ऑफ सच ट्री शैल बी वॉइड। ठीक है, ट्रीज के जो प्रोड्यूस हैं वो मतलब बेच सकता है, या जो भी आप समझना चाहें इस चीज़ से। तो ये था अपना चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 13। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।